और लास्ट क्लास में मैंने आपको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बताया था। मैंने कहा था इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आप जब लेते हो जब आपकी वेव कहां चल रही है, पॉजिटिव एक्स की तरफ। कहां चल रही है, इसकी मोशन हो रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी वेव इधर चल रही हो, है ना, इधर की तरफ, तो y इक्वल्स टू में आपका होता है a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। कहां चल रही है वेव, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, एक्सिस की तरफ नेगेटिव। इस चीज को ध्यान रखना। और ये इक्वेशन कैसे आई थी, फोन रख दे, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे आई थी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और अगला करते हैं। लिखा हुआ है भैया कि आपने रस्सी देखी होगी, रस्सी, ऐसे रस्सी को एक एंड को किसी से बांध दो, है ना, और यहां से जर्क दो, तो यहां से एक वेव क्रिएट होती है जो कि इधर की तरफ क्या होती है, जाती है, ठीक है। जब आप रस्सी को यहां से बांध दोगे तो इस एंड को हम कहते हैं रिजिड सपोर्ट। क्या कहते हैं इसे, रिजिड सपोर्ट। और जब यहां पर रस्सी को आप बांधोगे नहीं, एक रिंग लोगे, रिंग के साथ रस्सी को बांधोगे, तो उसे कहते हैं भैया ओपन बाउंड्री। क्या कहते हैं इसे, ये रिजिड बाउंड्री होता है पहले केस में जब आप बांध दोगे रस्सी को एक जगह पर, ठीक है। देखिए ये आपका कोई खंबा है, खंबे से आपने रस्सी को यहां पर क्या किया, पूरा नॉट कर दिया एकदम, ठीक है, बांध दिया, तो इसको कहते हैं हम भैया रिजिड बाउंड्री। क्या कहते हैं इसे। और जब आपने क्या किया, इस खंबे में एक रिंग डाली और रिंग डाल करके फिर रस्सी बांधी, तो इसे कहते हैं भैया ओपन बाउंड्री। ओपन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये यहां से अब वेव आएगी तो ये भी क्या करेगा, उसके साथ ऑसिलेट कर जाएगा। लेकिन पहले केस में अगर आप बांध दोगे तो वहां उस पॉइंट का ऑसिलेशन नहीं होगा, वो ऑसिलेट नहीं कर सकता, उसको हम कहते हैं रिजिड बाउंड्री। समझ गया, तो अब ध्यान दीजिए, टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम रिजिड बाउंड्री। मतलब आपको क्या करना है, यहां पर इस खंबे के साथ यहां पर बांध देना है वेव को, रस्सी को यहां पे बांध दिया आपने, है ना। तो जब आप यहां पे जर्क दोगे तो यहां पे आप जर्क दोगे, एनर्जी दोगे, तो वो वेव क्या होगी, इधर की तरफ आगे बढ़ेगी। तो कहां बढ़ रही है, कहां जा रही है, किस डायरेक्शन जा रही है, पॉजिटिव एक्स की तरफ। कहां जा रही है, तो भैया जो आपकी इक्वेशन रहेगी वेव की, वो क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका मतलब वेव कहां जा रही है, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में। इसको हम क्या कहते हैं भैया, इंसिडेंट वेव। क्या कहते हैं इसे। अब जैसे ही ये वेव क्या होगी, टकराएगी इस रिजिड बाउंड्री से, वैसे क्या होगी ये भैया, ऊपर की बजाय अब क्या होगी, नीचे हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इसका फेस चेंज हो गया, ठीक है। और दूसरा ये कहां चल आने लगी, नेगेटिव एक्स पे। तो फेस चेंज को हम कहते हैं, इसका एम्पलीट्यूड प्लस ए था, तो इसका क्या होगा, माइनस ए होगा। इसे कहते हैं फेस चेंज हो गया। रिजिड बाउंड्री से अगर कोई चीज टकराती है उसका फेस चेंज हो जाता है। तो भैया आप देखिए क्या होगा कि पहले ये वेव क्या थी, जो जा रही थी, इसकी इक्वेशन क्या थी, ए साइन ओमेगा टी। जैसे रिजिड बाउंड्री से टकराएगी वैसे ही क्या होगा, ये इसका एम्पलीट्यूड के आगे क्या लग जाएगा, माइनस, मतलब फेस चेंज हो गया। और दूसरा ये किसके लगा रही है, नेगेटिव, इसलिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो ये ध्यान रखना कि जब एक इंसिडेंट वेव, ये वाली वेव क्या होती है, ऐसा जाएगी रस्सी के थ्रू और जाएगी किससे टकराएगी, रिजिड बाउंड्री से, तो उसका फेस चेंज होगा, साथ साथ में उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज आएगी। फेस चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए एम्पलीट्यूड के आगे माइनस लगा जाता है, और डायरेक्शन जो उसकी चेंज हुई है उसके रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स के आगे साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिख दूं आपको, y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो समझ जाना वेव कहां जा रही है, x की तरफ, ठीक है। और अगर ये रिफ्लेक्ट होकर के मैंने ऐसे लिख दिया माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो इसका मतलब ये वेव किससे टकराई है, रिजिड बाउंड्री से। किससे टकराई है, उसकी वजह से इसका फेस कितना चेंज हो गया है, 180 माइनस 180,
देखिए साइन यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन हो गया। साइन और माइनस साइन के बीच में जो एंगल का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 180 का। तो मतलब फेस कितना चेंज हो गया इसका, 180। वो माइनस से दिखाया जा रहा है, आप 180 लिखते नहीं हो, आप माइनस लगा देते हो, उल्टी होगी। दूसरा, ये वेव कहां चल रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ के माइनस को क्या करोगे, प्लस कर। ठीक है भैया, तो ये हो गया। ये कौन सी वेव होगी, ऐसी वेव जो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में चल रही थी, जिसका एम्पलीट्यूड क्या था, ए था। ये अब टकराई है, टकरा करके वापसी आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर क्या आ रही है, इसलिए इसका फेस क्या हो गया, चेंज हो गया। वो माइनस से दिखा रहा हूं, कितना चेंज हुआ है, 180। और इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी क्या होगी, चेंज हो गई है। कितनी, क्या पहले कहा थी प्लस पे, अब कहां आ रही है, माइनस एक्स। इसे ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे हम करने आ रहे हैं। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ओपन बाउंड्री क्या है, ये क्या है भैया, आपकी इंसिडेंट वेव है। इसका मतलब ये वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, ए है। और इसका मतलब क्या है कि ये वेव कहां जा रही है, पॉजिटिव एक्स की तरफ। जब ये वेव यहां पर जाएगी तो इसका रिफ्लेक्ट होगी, जब ये जाएगी इसके थ्रू, यहां पर जब पहुंचेगी तो ये भी क्या करेगा, इस वेव के साथ ऑसिलेट कर जाएगा, ये वाला मीडियम में। जब मीडियम ऑसिलेट करता है, रिजिड नहीं होता, तो रिफ्लेक्ट होकर के वेव का फेस भी चेंज नहीं होता। देखो ये ऊपर जा रही है तो ये भी क्या होगी, ऊपर जा रही है, बस इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें इसके एम्पलीट्यूड के आगे माइनस नहीं लगाना है, ठीक है। इसके एम्पलीट्यूड के आगे माइनस, केवल माइनस कहां लगाना, चेंज करना है आपको यहां पर। तो इसका समझ गया भैया, ये बता रहा है कि भैया इसका फेस चेंज नहीं हुआ है, और दूसरा इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा, फेस चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ओपन बाउंड्री से। कहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, और डायरेक्शन चेंज होती है, आपको पता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या हुई है, अपोजिट हो गई है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो आप ये ध्यान रखना, मैं किससे पूछ लूं, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, अगर आपकी ये इंसिडेंट वेव है, क्या है ये, तो y इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये रिफ्लेक्टेड वेव होगी। इसके बारे में क्या कहोगे आप भैया, ये वेव रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर आई है। ये वेव कहां चल रही है, नेगेटिव एक्स की तरफ, और इसका फेस कितना चेंज हो चुका है, 180। ये चीज ध्यान में रखना। दूसरा, अगर मैं लिख दूं y इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो इसका मतलब ये वाली इंसिडेंट वेव थी, अगर ये रिफ्लेक्टेड वेव है तो इसका मतलब यहां पर माइनस नहीं लगा, इसका मतलब इसका फेस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा, ये इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हुआ है, पहले ये कहां चल रही थी, पॉजिटिव एक्स की तरफ, अब कहां चल रही है, नेगेटिव एक्स की तरफ। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों वेव्स का फेस क्या है, सेम है, यानी फेस डिफरेंस क्या हुआ, जीरो। देखिए डेल्टा लगा दोगे ना तो इसका मतलब डिफरेंस हो जाता है, फाई मतलब फेज है, डेल्टा लगा दोगे तो फेस डिफरेंस हो जाएगा, यानी दोनों वेव का फेस क्या है, सेम है, तो इसलिए डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। चलो ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भैया कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बस ये बोलता है भैया कि एक वेव है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो वेव जुड़ेंगी तो जो नई वेव बनेगी वो इन दोनों वेव्स के सम के क्या होगा, बराबर होगा। हो सकता है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, या ये भी हो सकता है कि भैया इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाए इन दोनों से। मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब सोचते ना, कितनी हाइट तक ये जा रही है, ऐसे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये चीज आइडेंटिकल है, एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ करके इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है, तो इसका एम्पलीट्यूड नीचे से भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऊपर आ रही है पहली वेव, और दूसरी वेव क्या आ रही है, नीचे से आ रही है, तो इस केस में जब ये दोनों जुड़ेंगी ना तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ये ज्यादा है, ये कम है, तो रिजल्ट ऊपर की तरफ आएगा लेकिन छोटा आएगा। लेकिन अगर ये कम है, ये ज्यादा है, तो रिजल्ट कहां से आएगा, नीचे की तरफ आएगा लेकिन कम आएगा। समझ गया भैया। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक वेव्स जब एक ही मीडियम में एक डायरेक्शन में चलती हैं तो वो जुड़ करके एक नई वेव बनाती है, और उस नई वेव का एम्पलीट्यूड उन सारी वेव्स के वेक्टर सम के क्या होता है, बराबर होता है। सेम डायरेक्शन में अगर आपके क्रस्ट है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में क्रस्ट और ट्रफ है तो भैया क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। when a number of waves traveling through a region at the same time
ठीक है। ईच वेव्स ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है भैया। ठीक है। एग्जाम्पल लिखा मैनी डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग द साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट ऑर्केस्ट्रा, वी कैन स्टिल आइडेंटिफाई द नोट प्रोड्यूस बाय एन इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है भैया कि वैसे आपको ये भी एग्जांपल पता है कि भैया अगर कोई बैंड बज रहा हो तो उसमें आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक ही टाइम पे बजते हैं, तो उसमें किसी आप पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की आवाज को आसानी से पहचान सकते हो कि भैया ये इसकी आवाज है, ढोल की आवाज है, हारमोनियम की आवाज है, ऐसा बोल रखा है। अब आते हैं मेन मुद्दा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। ठीक है, यहाँ पर ये जो चीज है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है, ठीक है, व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, किसे एक ही वक्त पर साइमल्टेनियसली, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक है भैया, ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द मीडियम at any time is equal to the algebraic sum of the displacement due to the individual। जैसे मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y1 है, क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, और ऐसी बहुत सारी वेव जुड़ रही है, उसका क्या है y n है, तो जो नई वेव बनेगी उसका कुल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y1 प्लस प्लस प्लस, यही क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है ये कौन सी वेव होगी, रिजल्टेंट वेव। तो कह रहा है भैया एक मीडियम में एक ही टाइम पर बहुत सारी वेव है, कौन सी, ये वाली वेव, ये वाली वेव, ये वाली वेव, तो कह रहे हैं इनके जुड़ने पे जो नई वेव बनेगी वो बने, उसे क्या कहेंगे भैया रिजल्टेंट वेव, और उसका जो नया डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो सारी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर रहेगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन सा चीज क्या कह रही, ठीक है। बाकी ये एग्जाम में लिखने के लिए ऐसा कुछ आता नहीं है, ठीक है, बस इसके ऊपर जो कंसेप्ट होते हैं, डेरिवेशंस होती है, वो आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया मैंने कुछ, ठीक है। क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल पल्स, मतलब वही वेव ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के पास में आ रही है, ठीक है। एक वेव ये है, इसकी स्पीड क्या है, एक वेव ये है, इसकी स्पीड क्या है, ये किसके अलाउंग चल रही है, और ये किसके अलाउंग चल रही है, नेगेटिव एक्स की तरफ। जैसे ये दोनों वेव पास में आएंगी, ऐसे देखो, पहली कंडीशन में तो ये है, दूसरी कंडीशन में, तीसरी कंडीशन में ये क्या होंगी, जुड़ करके एक नई वेव बना देंगी, ठीक है। और इस वेव का जो रिजल्टेंट होगा वो इस वेव के एम्पलीट्यूड और इस वेव के एम्पलीट्यूड के होगा, सम के बराबर रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये वेव फिर आगे चल रही थी ना, इधर जा रही थी, ये वेव इधर जा रही थी, तो थोड़ी देर बाद ये क्या होगी, सेपरेट होकर के इस तरीके से हो जाएंगे। इसे कहते हैं भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं इसे, जहां पर दो वेव जुड़ करके नई वेव बनाए और नई वेव का एम्पलीट्यूड उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर है, उस नई वेव को हम रिजल्टेंट वेव कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव, जब दो वेव एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से आती है तो जुड़ करके नई वेव बनाती है, उस वक्त उस नई वेव का एम्पलीट्यूड उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर रहता है, इसको हम कहते हैं भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, आगे वे बाद में वेव दोनों सेपरेट होकर के अलग हो जाएंगे, ठीक है। अगला आ रहा है, हाँ स्पीड से मूव, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ टू पल्सेस इक्वल एंड अपोजिट शेप मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों दो पल्स है, दो वेव है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और दोनों का फेस भी क्या है, अलग अलग है। मतलब एक ऊपर से आ रही हुई, दूसरी कहां जा रही हुई, तो भैया एक वेव ये रही, दूसरी वेव ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही है। जैसे ही ये क्या, ये वैसे क्रस्ट होगा, ये क्या होगा, ट्रफ होगा। जैसे ही अभी देखो इस सिचुएशन में, जैसे ही ये दोनों, इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे वेव क्या होगी, खत्म हो जाएगी, कुछ टाइम के लिए वेव क्या होगी, खत्म होगी। इसे कहते हैं भैया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं इसे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर जो उस इंस्टेंट के लिए वेव क्या होती है, खत्म हो जाती है, थोड़ी देर बाद फिर क्या होगी, ये जो नीचे से वेव आ रही है इधर निकल जाएगी, जो ऊपर से आ रही है वो आगे निकल जाएगी। समझ गए भैया, यहां पर जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। समझ गए, चीज को ध्यान रखना। अब ये वाले भी समझिए, ठीक है। कह रहे हैं क्या लिखा हुआ, व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, दो वेव है
फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन होगी, तो अगली वेव की भी क्या होगी, 1 सेकंड में एक ही ऑसिलेशन होगी। और जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो ये वाला पार्ट इसके एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाता है, ये वाला पार्ट इससे एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप का मतलब शेप सेम रहेगी दोनों की, ठीक है। हाँ, हो सकता है इसकी हाइट ज्यादा हो, इसकी हाइट कम हो, बाकी या इस ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के क्या होगा, सेम रहेगा, एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे दोनों, ठीक है। तो अब देखिए भैया क्या कह रहा है, कह रहे हैं when two waves of the same frequency, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मूविंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम मीडियम, ठीक है, सुपरपोज टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करती है, क्या करती है। तो जो इफेक्टिव रिजल्टेंट होता है उसको हम कहते हैं भैया इंटरफेरेंस ऑफ वेव, क्या कहते हैं उसे, ध्यान रखना। इंटरफेरेंस कब होता है, जब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से सेम मीडियम में चलती है, तो वहां पर जो नई वेव बनती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं भैया इंटरफेरेंस ऑफ वेव, क्या कहते हैं। और जो नई वेव होगी वो वेव का एम्पलीट्यूड अगर क्रस्ट क्रस्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो ज्यादा हो जाएगा, और क्रस्ट और ट्रफ कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। देखिए भैया यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, क्या है, अगर मान लीजिए पहली वेव, ये दोनों वेव एग्जैक्टली सेम है, तो ये पार्ट ओवरलैप करके नई वेव क्या बनेगा, A1 प्लस A2। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऊपर है और ये क्या है नीचे, तो जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 माइनस, कब, जब A1 A2 से ज्यादा होगा। लेकिन अगर A2 A1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा, तब वेव नीचे से स्टार्ट होगी, समझ गया। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसे कहते हैं दो वेव सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से सेम फ्रीक्वेंसी के साथ जाती है और ओवरलैप करती है तो क्या बनाती है, इंटरफेरेंस। क्या बनाती है, जब दोनों के क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ ज्वाइन करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव बनता है, जब एक का क्रस्ट एक का ट्रफ ज्वाइन करता है तो क्या बनता है, डिस्ट्रक्टिव बनता है। कंस्ट्रक्टिव में नया वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, दोनों के सम के बराबर रहता है, डिस्ट्रक्टिव में नया एम्पलीट्यूड दोनों के डिफरेंस के बराबर रहता है। इस चीज को ध्यान रखना भैया, क्योंकि आगे आने वाली चीजों में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले आज की बात, ठीक है। थ्योरी है पूरी क्लास, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सुन लीजिए, अब ये टॉपिक जो है ना सबसे मेन है, और यही 3 डेरिवेशन करनी है हमें, इसके बाद जो है मतलब कल की क्लास में डेरिवेशन खत्म, कल की क्लास में चैप्टर खत्म, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जब दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड भी क्या है, सेम है, मतलब मीन पोजीशन से सेम हाइट पे जा रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का मीडियम भी क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की प्रोपोगेशन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वो जब मिलती हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देती है। इसे हम कहते हैं भैया स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसे, तो यहां पे लिखा हुआ है व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी मूविंग विद द इन द अपोजिट डायरेक्शन इन अ गिवन मीडियम सुपरपोज टू ईच अदर, क्या बनाती है भैया, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। समझ गए बेटा, ये वाली वेव ऐसे जा रही है टर 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 ऐसे, ठीक है, और दूसरी वेव, अब ये रिजिड बाउंड्री है, क्या ये, तो ये वाली वेव जब यहां से टकराएगी तो क्या यहीं से आएगी वापसी, नहीं ऐसे आएगी। जब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव कहलाता है, ये क्या कहलाती है, और यहाँ पे ध्यान रखना आपको स्टैंडिंग वेव ही पढ़ना आगे। अभी प्रोग्रेसिव वेव पढ़ा था पीछे आपने, एक सिंगल वेव को तो हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, लेकिन जब दो प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट फेस की एक दूसरे को ऊपर सुपर इंपोज करती है तो क्या बन जाती है, स्टैंडिंग वेव। और यहाँ का पार्टिकल जो एनर्जी रहेगी वो ऐसे ऑसिलेट करेगा, यहाँ का पार्टिकल ऐसे में ऑसिलेट करेगा, यहाँ का पार्टिकल ऐसे में ऑसिलेट करेगा, यहाँ का पार्टिकल ऐसे में। सबसे हाई ऑसिलेशन किसका होगा, इसका, ठीक है। इसे स्टैंडिंग वेव कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब दो वेव सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से सेम मीडियम में सुपर इंपोज करती है तो क्या होता है, इंटरफेरेंस। क्या होता है, लेकिन जब दो वेव सेम अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से सेम मीडियम में सुपर इंपोज करती हैं तो क्या होता है भैया, स्टैंडिंग, ठीक है। इस चीज को ध्यान, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस में, तो ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसे कहते हैं बीट फॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसे, आपने गांव में सुना होगा कभी कभी बहुत दूर से आवाज आती रहती है, फिर एकदम से वो तेज होती है, फिर एकदम धीरे 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 क्या होती है, कम होती रहती है, फिर एकदम से तेज होती है, देखा है? कहीं दूर लाउड स्पीकर से आवाज आती है तो
एकदम से उसका पीक बढ़ जाता है, फिर एकदम से क्या होता है, कम हो जाता है। क्या कोई वहां पे बढ़ा रहा, कम कर रहा है? नहीं, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये होना है। और कैसे होता है ये ध्यान दीजिए। देखिए भैया, जब दो वेव्स, क्या इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है? इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कैसे पता? क्योंकि यहां पर साइकिल क्या हो रही है, कम हो रही है, यहां पर साइकिल क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। जहां ज्यादा साइकिल वहां ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जहां कम साइकिल वहां कम फ्रीक्वेंसी। तो जब दो वेव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, दो वेव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की एक दूसरे को ओवरलैप करती है, एक दूसरे से सुपरपोज करती है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? तो जो नई वेव बनाती है, बनती है, उसे हम कहते हैं बीट फॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसे? अब देखिए, ये देखिए यहां पे आप देख रहे हो कि कहीं जगह पे बढ़ गया है, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, फिर बढ़ना चालू हो गया, है ना? फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कम हो गया, फिर बढ़ना चालू हो गया ना। ऐसा होता क्यों है, सुन लीजिए। ऐसा इसलिए होता है, जब तक इसका इसका क्रस्ट ओवरलैप करता है, तब तक इस वेव की हाइट क्या होती है, बढ़ती है। ये ट्रफ इससे ओवरलैप को है, तो इसकी हाइट भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि इसका क्रस्ट जो होता है वो धीरे धीरे इसके ट्रफ से भी ओवरलैप करने लगता है। अब कुछ सोचो, ये देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं इसका, ठीक है? ये एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है? और एक दूसरी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है। दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। आप यहां पे देखोगे, जब ये वाला पार्ट इसके साथ ओवरलैप करेगा तो आपको पता नई वेव क्या होगी, ज्यादा हाइट की होगी, है ना? अभी आप देख रहे हो कि ये वाला पार्ट इससे थोड़ा बहुत ओवरलैप करेगा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन अब ये वाला आप देखो, जब आप इस वाले पार्ट को देखोगे तो इसका जस्ट देखिए, ये नीचे क्या है, क्रस्ट है, क्या है? लेकिन इस वाली वेव का क्या आ गया है, ट्रफ। तो अब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के पास में आते हैं ना, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होने लगता है। जब क्रस्ट क्रस्ट या ट्रफ ट्रफ एक दूसरे के पास में आते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है। तो यहां पर देखोगे आप, ये वाला क्रस्ट आ रहा है और इसका क्या आ रहा है, तो ये क्रस्ट आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, देखो यहाँ पे तो अभी डायग्राम इस तरीके से बन रहा, कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली क्या होती है, क्रस्ट और ट्रफ सेम आ जाते हैं, ठीक है? क्रस्ट और ट्रफ सेम आते हैं, तो उस केस में एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने की वजह से ये एम्पलीट्यूड फिर क्या होता है, जुड़ करके बढ़ने लगता है, ठीक है? फिर जब एक दूसरे का क्रस्ट और ट्रफ एग्जैक्टली सेम आते हैं, क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ सेम आते हैं, तो एम्पलीट्यूड फिर बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, ओवरलैपिंग सही नहीं होती, फिर एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होने लगता है, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन फिर जब दोबारा से ऐसा होता है, बार बार ऐसे होता रहता है, ये फिक्स इंटरवल, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ता है, फिर कम होने लगता है, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ता है, फिर कम होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया हमेशा ओवरलैपिंग क्या होती है, बदलती रहती है। कभी क्रस्ट क्रस्ट ज्वाइन करेगा, क्रस्ट जब तक सेम सेम ज्वाइन करेंगे तब तक एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और जैसे ही डिफरेंट वाले आएंगे एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होने लगेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि भैया आपको पता है दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। इसलिए हर बार जब ओवरलैपिंग होगी तो रिजल्ट क्या होगा, बदलेगा, ठीक है? समझ गए, समझ गए? ऐसा। तो इसको हम क्या कहते हैं भैया, बीट फॉर्मेशन। तो हम कहेंगे भैया, जब दो वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली एक दूसरे को सुपर इंपोज करती है, तो जो नई वेव बनती है उसको हम कहते हैं भैया बीट फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? चलो भैया एक बार पढ़ देते हैं इसको। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, when two waves slightly different frequency moving with the same speed in the same medium superposed to produce बीट। समझ गए भैया? बीट में क्या होता है, कई बार एम्पलीट्यूड बढ़ता है, कई बार फिर धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाता है, फिर एकदम से क्या होता है, बढ़ता है, फिर मैक्सिमम तक जाता है, फिर धीरे धीरे घटता है। ये प्रोसेस लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम होती। देखो सेम होने पे क्या होता है, सेम अगर ये सेम है तो हमेशा आपको एक ही पैटर्न मिलने वाला है। ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, तो आपका नई वेव क्या बनेगी, हमेशा बड़ी ही बनेगी, है ना? लेकिन जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है तो मामला क्या होता है, कभी जुड़ता है, कभी घटता है, कभी जुड़ता है, इसलिए बीट बनती है। समझ गए, समझिए? तो बीट इसलिए बनती है, ठीक है? ये बीट है। इसमें कभी एम्पलीट्यूड बढ़ा, फिर कम हो गया। अच्छा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जुड़ा होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होने लगा होगा, ठीक है? तो ये बीट फॉर्मेशन है, ध्यान रखना, ठीक है? अब हमें जो पढ़ना है मेनली वो है हमारा स्टैंडिंग वेव ही है। पहले क्या पढ़ा था हमने कल की क्लास में, प्रोग्रेसिव वेव। आज पढ़ेंगे केवल स्टैंडिंग वेव। तो आज मतलब थ्योरी है आज, तो कल इसकी सारी डेरिवेशन हम करेंगे, ठीक है? तो देखिए भैया,
स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव कब बनती है? जब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी की अपोजिट डायरेक्शन में चलती है और सुपरपोज करती है, तो जो नई वेव बनती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। When two identical waves of same एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड अलोंग द सेम पाथ, अलोंग द सुपरपोज मतलब ओवरलैप करती है, तो रिजल्टेंट वेव जो होती है डज नॉट ट्रेवल इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड। अब जब ये वेव गई टर 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 और यहाँ रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुई तो क्या हुआ? इसका फेस चेंज हो गया। तो भैया ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम है, ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। अब ना तो वेव इधर जा पाएगी ना इधर जा पाएगी, इसे क्या कहते हैं भैया? स्टैंडिंग। अब रुक गई है वहीं पे, हर पॉइंट को एनर्जी मिल चुकी है। अब वो पार्टिकल वो वहां का मतलब वेव आगे मूव नहीं कर सकती। जब दो वेव इस तरीके से सुपर इम्पोज हो जाएंगी ना इस तरीके से, तो ये एनर्जी आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकती। एनर्जी को पार्टिकल उन्हीं पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी रहेगी और पार्टिकल इसी एनर्जी से क्या करेंगे? ऑसिलेट करते रहेंगे। इस प्रोसेस इसको हम क्या कहते हैं भैया? स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन। ध्यान रखना भैया। अब एक चीज देखिए, दोबारा से देखिए, स्टैंडिंग वेव कब बनती है? जब दो वेव सेम एम्पलीट्यूड की, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में सेम मीडियम में ओवरलैप करती है, तो जो नई वेव बनती है उसे हम क्या कहते हैं? इसमें आपकी वेव जब स्टैंडिंग वेव बन जाती है तो वेव आगे बढ़ती नहीं है, पार्टिकल वहां पे वेव का वहीं पे ऑसिलेट करता रहेगा। और हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है? अलग अलग होता है। सुन लीजिए, जिस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, यहां देखिए, यहां पर भी एनर्जी होगी, यहां पर भी एनर्जी होगी, यहां पर भी, हर जगह पे सेम एनर्जी होगी। हाँ, इस पूरे रस्सी पे क्या होगी? सेम एनर्जी होगी। लेकिन यहाँ का पार्टिकल नहीं ऑसिलेट कर पा रहा, ये पार्टिकल ऑसिलेट, एनर्जी है, ऑसिलेट नहीं कर पा रहा, तो भैया इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, अब ये इस पार्टिकल के पास भी उतनी एनर्जी है लेकिन ये ऑसिलेट कर पा रहा है, तो इसके पास एनर्जी और उस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके पास कम प्रेशर रहेगा लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है। अच्छा, जहां का पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर पाता उसको हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? NODE, नोड। ठीक है। अब धीरे धीरे आप जैसे इससे दूर जाते रहोगे आपको पता है पार्टिकल का ऑसिलेशन क्या होगा? बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। सबसे ज्यादा ऑसिलेशन क्या होगा? इस वाले पार्टिकल का होगा जो यहां पर होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है? सबसे ज्यादा है ऑसिलेट करने का। इसको कहते हैं भैया एंटी नोड। क्या कहते हैं इसे? एंटी नोड। जहां का पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता, जिस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है? स्टैंडिंग वेव में जीरो होता है, उसको हम क्या कहते हैं भैया? नोड। और जिस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड स्टैंडिंग वेव में सबसे ज्यादा होता है ऑसिलेट करने का, उसको हम क्या कहते हैं भैया? एंटी नोड। और आपको पता है भैया, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे पार्टिकल का ऑसिलेशन भी क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। और एक बात ध्यान रखना, अगर ये पार्टिकल एक सेकंड में ऊपर गया तो ये पार्टिकल भी एक सेकंड में क्या होगा? ऊपर जाएगा। ये पार्टिकल एक सेकंड में नीचे आया इधर, तो ये पार्टिकल भी क्या होगा? एक सेकंड में नीचे आएगा। तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी? इसकी स्पीड याद होगी, इसकी स्पीड याद होगी? पहले की दूसरे की? दूसरे की। पता है क्यों? क्यों भाई इंद्रेश बताइयो, इसकी स्पीड ज्यादा क्यों? क्योंकि सेम टाइम में, मैं कह रहा हूं जितने टाइम में ये ऊपर जाएगा उतने टाइम में ये भी ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो आ रहा है वो उतने टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और ये जो आ रहा है उतने टाइम में वो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम। ठीक है, तू और ये सत्यम एक ही जगह से आते हैं, लेकिन ये क्या करे भैया? नहीं मतलब मान ले सत्यम दूर से आता है, तू पहले से आता है, तू भी एक घंटे में घर पहुंचे, सत्यम भी एक घंटे में घर पहुंचे यहाँ से, तो किसकी किसकी स्पीड ज्यादा होगी? सत्यम की ना। तो भैया उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कर रहा है, उतने टाइम में कम डिस्टेंस कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा। इसकी स्पीड क्या होगी? तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? जो पार्टिकल एंटी नोड पे होता है। कहां पे होता है? और स्पीड जीरो किसकी होती है? जो पार्टिकल नोड पे होता है। क्या होता है? नोड। सबसे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है? नोड पे। सबसे कम प्रेशर किसका होता है? एंटी नोड का। हर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर एक सेकंड में इस पार्टिकल की ऑसिलेशन पूरी हो रही है तो इसकी भी क्या होगी? एक सेकंड में। ठीक है। नोड क्या होता है? जहां, बता इंद्रेश, नोड क्या होता है? जहां प्रेशर आया होता है, जहां के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है, जहां के पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। एंटी नोड क्या होता है? जहां पर प्रेशर सबसे कम होता है पार्टिकल के ऊपर, जहां का एम्पलीट्यूड क्या सबसे ज्यादा, जहां की स्पीड सबसे ज्यादा। समझ गए? ठीक है। एन मतलब नोड, ए मतलब एंटी नोड, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। अब देखिए आपको इसमें दिखा हुआ
कि नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी है। अब ये कितनी दूरी होती है बताओ, ये कितनी दूरी होती है, लैम्डा क्या होती है, तो ये कितनी दूरी होगी, तो नोड और नोड के बीच की दूरी क्या होती है, λ/2। ये दोनों के बीच में फेज कितना होता है, 180 का, कितना होता है, ठीक है। ये दूरी ध्यान रखो, तो एक नोड से दूसरे नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/2, और एक एंटी नोड से एक एंटी नोड के बीच की दूरी वही λ/2, क्योंकि देखो ना यहां से चालू हुआ, यहां पर अगला एंटी नोड, तो ये क्या होगा 90, और ये क्या होगा 90, बोले तो 180, 180 फेज में पाथ जो होता है वो लैम्डा। अच्छा मैं आपको एक रिलेशन करा दूंगा जिसमें आप फेज को पाथ में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब इतने पाथ, अभी चलो इसे बाद में आते हैं, वरना कंफ्यूज जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आते भैया, दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच की दूरी क्या होती है, और दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होती है, एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 ही होगी, लेकिन एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होगी, λ/4। कैसे देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये दूरी कितनी है λ/2, आपको पता है एक नोड यहाँ पर है एक एंटी नोड यहाँ पर है, तो इसकी होगी λ/आधी होगी ना, ये λ/2 है तो इसका आधा क्या होगा, λ/4 हो जाएगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा, ठीक है, कि जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से सेम एम्पलीट्यूड के साथ सेम मीडियम में, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ओवरलैप करती हैं, तो भैया क्या बनता है आपका स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में आपकी दो चीजें बताई मैंने आपको, नोड और एंटी नोड। नोड कौन से पार्टिकल होते हैं, जिनके पास एनर्जी तो होती है लेकिन वो ऑसिलेट नहीं कर पाते, ऐसे पार्टिकल के ऊपर प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा लगता है, और ऐसे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। फिर मैंने बताया जैसे जैसे आप नोड से दूर जाओगे तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड लगातार क्या होगा, बढ़ेगा, और सबसे ज्यादा आपको एम्पलीट्यूड किसका मिलेगा, जो पार्टिकल एंटी नोड पर रहेगा, ठीक है भैया, उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, उसके ऊपर प्रेशर सबसे कम पड़ता है, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा हाँ ध्यान रखना, चाहे पार्टिकल कहीं पर भी हो, हर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, चाहे उसका एम्पलीट्यूड छोटा हो चाहे उसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैंने बताया बीट फॉर्मेशन याद है, जब दो वेव्स सेम डायरेक्शन में सेम मीडियम में डिफरेंट स्लाइटली एकदम डिफरेंट नहीं होनी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ सुपरपोज करती है, तो वहीं पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है, और कहीं धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बीट फॉर्मेशन, ठीक है भैया। और मैंने बताया था एक नोड, दो नोड और दो एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होती है, λ/2, पीछे बता दिया, और एक नोड एंटी नोड के बीच में λ/4 हो जाएगी दूरी की, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर है इन सच वेव देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी आगे नहीं बढ़ती, हर पार्टिकल के पास रहती है, आगे नहीं बढ़ती, ठीक है, इसलिए इसको स्टैंडिंग कहते हैं ना, ठीक है। और पार्टिकल क्या करेगा, वहीं पर ऑसिलेट करेगा, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ट्रांसफर आइदर, ठीक है, अलोंग द, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आपकी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। अच्छा यहाँ पर देखिए, टू टाइप ऑफ स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, हमारे पास दो टाइप की स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। पहली क्या है, ट्रांसवर्स, क्या है, लिखा हुआ है व्हेन टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ओवरलैप टू ईच अदर, तो क्या बनेगी भैया, जो स्टैंडिंग वेव बनेगी वो किस टाइप की होगी, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। क्या होगी, जब ट्रांसवर्स वेव, दो ट्रांसवर्स वेव ट्रांसवर्स जानते हैं ना, जिनका पार्टिकल और वेव मोशन दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है। तो जब दो ट्रांसवर्स वेव, आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में सेम मीडियम में एक दूसरे से ओवरलैप करती है, तो जो नई वेव बनती है उसको ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव कहते हैं। और बिल्कुल वैसे ही एक और है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, व्हेन टू आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवलिंग अपोजिट डायरेक्शन ओवरलैप, तो हमें क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव मिलता है, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना कि वैसे बेसिकली हमें यही सॉल्व करना है। ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव क्या होता है, जब आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव एक दूसरे को ओवरलैप करे, उनसे रिजल्ट से एक ही बात है, अपोजिट डायरेक्शन चलनी चाहिए ना, स्टैंडिंग वेव के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, और उनका फेस भी क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, मतलब एक ऊपर से आ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, नीचे से आ रही हो, तो इस कंडीशन में। और लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव क्या होता है, जब दो आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव सेम मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में ओवरलैप करती है, तो वहां पर जो स्टैंडिंग वेव बनती है, और स्टैंडिंग वेव में एनर्जी आगे नहीं बढ़ती,
पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करता रहेगा, एनर्जी आगे नहीं बढ़ेगी। हर पार्टिकल की ऑसिलेशन क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम होती है, टाइम पीरियड भी क्या होगा, सबका सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, एंटीनोड की। सबसे कम वेलोसिटी किसकी होती है, वो होती है जीरो। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होता है, नोड पर, नोड पर जहां का पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर पाता। और सबसे कम प्रेशर कहाँ पे होता है, एंटी नोड का। सब हर पार्टिकल का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, टी रहता है। ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। सत्यम तुम जियो भी, सत्यम इंद्रेश।